जब हम शार्क टैंक की सेट पे थे और हमारा खाना दिखाया जा रहा था वहाँ पे, अरे चोखा बड़ा चोखा है। बहुत मेहनत की थी शार्क टैंक की टीम ने भी जब वहाँ पे कि इसको कैसे दिखाया जाए। हमारे पास ऑप्शन था कि हम एक एक सूट पहन लेते, एक नॉर्मल शर्ट पैंट पहन लेते, बट हमने पहना कुर्ता था। तो इस बात का अफसोस तो हमेशा रह ही जाता है ना कि आप जहाँ से आते हो उसके लिए अगर आपने गाली सुनी है तो कुछ ऐसा करो जिससे कि आप उसी चीज़ से अपनी गरिमा को वापस पा सको। ऐसा लग रहा था कि पहली बार रिकग्निशन मिला है, क्योंकि आज तक मैं तो सिर्फ गालियां ही सुनते रहा हूं कि उस खाने को लेके। तो शार्क टैंक से जब हमें ऑफर मिला वो तकरीबन प्रणाम दोस्तों, हम हैं आलोक और हम आते हैं बिहार के चंपारण ज़िले से। वहाँ एक गांव है चिंतामनपुर से, और मुझे आपने शार्क टैंक इंडिया पे देखा होगा अपने ब्रांड गांव के साथ। वही गांव जो आजकल सुर्खियों में है, आप लोगों के दिल में है, आपके घर में है। और हम आपको बताते हैं कि इसका मकसद क्या है, गांव का मकसद क्या है। जब हमने पहली बार जब ये रेस्टोरेंट चालू किया था और जब लोग यहाँ पे आते थे, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से, और जब वो बैठ के खाते थे और जब वो लिट्टी खाते हुए जब हमसे पूछते थे कि कहा हो का हलवा, तो ऐसा लगता था कि जैसे कि मानो कि एक पूरा का पूरा हमने एक बिहार या उत्तर प्रदेश को लाके आपके प्लेटों में रख दिया है। मेरी कहानी जो मेरी कहानी है वो एकदम वैसी ही कहानी है जो भारत में किसी भी छोटे शहर या गांव से आए हुए युवा की होती है। मेरा जन्म चंपारण के एक गांव चिंतामनपुर में हुआ है। वहाँ पे मेरे दादाजी और पापा का जो मतलब किसान परिवार से मैं आता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली रही है हमारी और सब कुछ मतलब कम ही मिला है हमें। तो जब हमारी शुरुआत हुई तो हमने देखा पापा को या दादाजी को वैसे काम करते हुए। शुरुआत की जो हमारी पढ़ाई हुई है वहीं पे एक सरकारी स्कूल था वहीं से हुई, और जैसे-जैसे पापा और दादाजी का हालात बदला, हमारे स्कूल्स बदलते रहे। सबसे पहले जब सरकारी स्कूल में थे तो पापा का सपना था कि उनके जो बेटे हैं वो यहाँ आम ज़िंदगी से थोड़ी अलग ज़िंदगी जिए, क्योंकि उन्होंने खुद की पढ़ाई नहीं की थी। उनका सपना होता है एक आम माता-पिता की तरह कि उनका बेटा किसी बड़े स्कूल में पढ़े और जाके डॉक्टर या इंजीनियर बने। और डॉक्टर इंजीनियर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिहार में शुरुआती समय में इस तरफ ही सबका रुझान था। इनफैक्ट हमारे गाँव से पहली बार बोर्डिंग में जाने वाला शायद मैं पहला ही बच्चा था, इसके पहले वो कोई गया नहीं था। और इसकी कहानी भी बहुत अनोखी है कि हम बोर्डिंग स्कूल में गए कैसे। माहौल थोड़ा बिहार का उस समय खराब था। लोग आते थे और पापा ने थोड़ा-थोड़ा मतलब लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था। थोड़े पैसे भी आने लगे थे। तो हुआ क्या कि पहले वहाँ पे थोड़ा माहौल ऐसा था कि गैंगस्टर आते थे और किसी को कुछ भी बोल के चले जाते थे। एक बार मम्मी मतलब हम लोग के यहाँ द्वार होता है, उसमें झाड़ू लगा रही थी, एक बंदा एक एक अब उसको लोग बोले, इंसान बोले या गैंगस्टर बोले, आके बोल के गया कि कल हम आपके बच्चे को उठा के ले जाएँगे। और ये बहुत आम बात थी बिहार में पहले। पाप मम्मी डर गई, मम्मी रोने लगी। जब पापा जब आए तो उनको बताया कि ऐसा-ऐसा चीज़ है। पापा ने पहली चीज़ ये की कि पता नहीं है कि कल क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो अपने बच्चे हैं ना उनको हम बोर्डिंग में भेज देते हैं, एटलीस्ट वहाँ पे उनकी सुरक्षा गारंटीड हो जाएगी। तो वहाँ से हमारी परवरिश शुरू हुई। पहली बार हम बोर्डिंग में गए, शायद हमारे गाँव से जाने वाला पहला बच्चा। उनका सपना था कि हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर बने। किसी ने ये नहीं बोला कि हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जो आज हम आपके सामने खड़े हैं। हमने पढ़ाई की, जैसे-जैसे मैंने आपको बताया कि पढ़ाई के माध्यम में था कि जब आप बोर्डिंग जाना होगा तो आप ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल पैसे से आप चले जाओगे, जितनी उनकी कमाई थी। हमने अपने पापा को ज़मीन बेचते हुए देखा, दादा को ज़मीन बेचते हुए भी देखा। धीरे-धीरे हमारी पढ़ाई बढ़ती रही और हमारे स्कूल भी बदलते रहे। फिर ऐसा हुआ कि जब हमारी बेसिक एजुकेशन पूरी हुई तो बात ये था कि अब हम जाए कहाँ? हमारे बिहार में सुविधा उस समय कम थी, तो हमें लगा कि दिल्ली जाना पड़ेगा। चूँकि इतनी फाइनेंशियल तंगी हमने देखी थी, मुझे लगा कि हमें लगता था कि जब हम बड़े हो रहे थे ना कि कितनी जल्दी बड़े हो जाएँ हम, और ये पापा के कंधे का जो बोझ है ना ये हम कम कर दें। तो जो हाथ में या जो हमें हाथ में लगा या जो हमें समझ में आया वो मैंने करा। मैं आपको बताता हूँ 2007 या 8 की बात रही होगी। पहली बार जब मुझे लगा कि मुझे पैसा कमाना है, और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे पैसा कमाना, बड़ा बनने का मतलब मेरे लिए सिर्फ़ पैसा कमाना ही था।
मैं आपको रियलिटी अगर झूठ बोलूँगा कि मैं बड़ी-बड़ी बातें कर दूँ, सिर्फ़ पैसा कमाने का मतलब है, क्योंकि मैंने आस-पास में लोगों को बहुत गरीबी से जूझते हुए देखा था, तो मुझे लगता है कि पैसा ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो पहली बार मैं एक्टिंग करने गया, भोजपुरी फ़िल्म में एक्टिंग करने की कोशिश करी। लेकिन जब आप ऐसे परिवेश से आते हो, तो आप जब किसी चीज़ में थोड़ा भी टाइम लगता है ना, तो आप इम्पेशेंस हो जाते हो। मैंने वो भी उसमें टाइम लगने लगा, तो मैंने वो छोड़ दिया। मैंने क्रिकेट खेलने की कोशिश करी, वो भी उसमें भी टाइम लगने लग गया, मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर मुझे अपनी औकात समझ में मुझे लगा कि पढ़ाई ऐसा चीज़ है जो करके सबसे आसानी से मतलब नौकरी लिया जा सकता है, या उसमें टाइम नहीं लगेगा, उसमें कम से कम परिवार का समर्थन रहेगा, क्योंकि बिहार में पढ़ाई करके कुछ नौकरी पा लेना एक ट्राइड एंड टेक मतलब एक टेस्टेड एक फॉर्मूला है कि आपको सुरक्षित महसूस कराता है। जब पहली बार आप बिहार जैसे जगह से आप ट्रेन में बैठते हैं, तो एक मतलब कोई भी आम इंसान के लिए वो नॉर्मल सी एक ट्रेन होगी। बट जब बिहार से या ऐसे राज्यों से कोई बच्चा एक ट्रेन पे बैठता है ना, वो उसके लिए एक पूरी संभावना होती है, एक टाइम मशीन होता है। हमको छोड़ने तो 4-5 लोग ही आते हैं, बट हमारे साथ ना एक एक पूरा का पूरा राज्य, एक समाज या पूरा एक गाँव चलता है। तो जैसे ही आप बैठते हैं ना, तो एक दूसरे बिहार का पार्ट बन जाते हैं। तो एक ही बिहार में 2 बिहार रहते हैं। एक बिहार जिसे इंतज़ार करना लिखा हुआ है, और दूसरा बिहार जिसे बाहर जाना होता है बिहार छोड़ के, क्योंकि उसे कुछ ऐसा करना है कि जो इंतज़ार कर रहे हैं उस वाले बिहार की स्थिति बदल जाए। तो जब मैं पहली बार ट्रेन में बैठा, तो मेरे साथ भी वैसी ही फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि जब मैं पहली बार बैठा, तो एक तो थोड़े कंधे झुक गए, लेकिन थोड़े मजबूत भी हो रहे थे। आपको ज़िम्मेदारी का एहसास होने लगता है कि आपको यहाँ से जाना है और पूरी दुनिया बदल देनी है। तो ट्रेन में बैठा हुआ वो बच्चा, वो मैं था, और वो आप जैसे कई लोग भी हो सकते हैं। जब पहली बार मैं निकला, वहाँ पे पहुँचा, बीटेक करने पहुँचा था, और पापा को दोष नहीं दूँगा, मुझे नहीं बनना था, मुझे इंजीनियर नहीं बनना था। लेकिन मेरे पापा ने मेरे लिए वो डिसाइड किया था, क्योंकि उस जगह पे बीटेक इंजीनियर या डॉक्टर के ऊपर कोई बना नहीं था, तो उनकी सोच में भी कुछ और नहीं आया, ये लाज़मी है। ख़ैर दिल्ली पहुँचा मैं, 3-4 महीने की इंजीनियरिंग की मेरी जर्नी रही है। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने पापा को बुलाया, क्योंकि घर पे कहने की तो हिम्मत नहीं थी, तो उनको दिल्ली में बुलाया। उनको रोते-रोते हुए समझा रहा था कि पापा मैं इंजीनियरिंग तो नहीं करूँगा, मुझे कुछ व्यवसाय में बीबीए टाइप सा पढ़ना है। समझ में उनको नहीं आया, लेकिन उनको कहीं न कहीं लग रहा था कि शायद ये कुछ अच्छा ही कर लेगा। किसी भी जगह पे जाके पार्ट टाइम नौकरी कर लिया, चाहे वो मॉडलिंग कर लिया या टाइपराइटिंग का जॉब कर लिया, होटल में 1 दिन की नौकरी कर ली, वैसा-वैसा काम करता था। लेकिन उससे जो पैसे आते थे ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। पहली बार मुझे लगा 2012 में, जब पापा के पास एक दूसरी बार से फाइनेंशियल तंगी आई, तो मुझे लगा कि अब एमबीए छूट रहा है, अब शायद पापा बीबीए के बाद एमबीए के लिए पैसे नहीं देंगे। 1 साल का समय था, मैंने सोचा कि एंटरप्रेन्योरशिप शायद यहीं से हम लोग शुरू कर सकते हैं। पहली बार मैंने अपनी कंपनी बनाई थी जब मेरी उम्र शायद 19 साल रही होगी उस समय। bookingarena.com के नाम से मैंने पहली कंपनी बनाई। मुझे नहीं पता था कि ये मेरी पहली कंपनी नहीं होने वाली है। मैंने कंपनी बनाई, बहुत कुछ नहीं आता था। हमारा सपना था कि ये विश्व का पहला बुकिंग इंजन बने, कि अगर आपको किसी भी तरह की बुकिंग करनी हो, तो आपको बुकिंग अरीना पे, चाहे आपको होटल बुक करना हो, या मूवीज़ की टिकट बुक करनी हो, या इवेंट की टिकट बुक करनी हो, या आपको फ्लाइट में जाना हो, या आपको होटल में या एक रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करनी हो, सबके लिए एक ही प्लेस था, bookingarena.com। मुझे नहीं पता था कि ये अपने आप में हर एक कैटेगरी एक अलग बिज़नेस है। तो एग्रीगेशन का बिज़नेस, एक 19 साल का बच्चा जिसको कोई भी काम का एक्सपीरियंस नहीं है, जब मैं करने पहुँचा, तो मुझे पता चला कि इसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। कुछ पैसे तो मैंने मम्मी से लिए थे, जो उन्होंने जब से उनकी शादी हुई थी तब से उन्होंने जो पाई-पाई जोड़ के जो रखा था, तकरीबन 6 साढ़े 6 लाख मैं वहाँ से लिया। कुछ हमने अपने तरीके से पार्ट टाइम जॉब से कमाया था, वो पैसे लगाए, लेकिन वो काफ़ी नहीं था वो पैसा। फिर हमने इन्वेस्टर्स के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। पता चला कि वहाँ तो अलग ही दुनिया चल रही है। वहाँ आपको जाओगे तो असली में आपको एहसास होता है कि तब आप बिहार से आए हो। जब हमने पहली बार अप्रोच किया इन्वेस्टर को, तो वहाँ पता चला कि यहाँ तो पेडिग्री बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपका नेटवर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कैसे बात करते हो इम्पोर्टेंट है, आपका बिज़नेस आइडिया तो शायद सेकेंडरी हो जाएगा। ये मैं 2012 की बात बता रहा हूँ, और ये रियल पेन है। ये मेरे जैसे या आपके जैसे या हज़ारों युवा जो हैं, उसकी यही कहानी है। इन्वेस्टर के दरवाजे खटखटा के हम लोग हार गए,
लेकिन कहीं से पैसा नहीं मिला। पहली बार मैंने इकोनॉमिक्स टाइम पावर ऑफ आइडिया के इवेंट में पार्टिसिपेट किया, एक ब्लूमबर्ग टीवी का भी इवेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया, बट चूंकि टीम थी नहीं, गलत तरह से टीम बना के मैंने पार्टिसिपेट किया था। बट मुझे ये पता था कि इस आइडिया में मेरिट तो है। एक छोटा सा 10 लाख का सीड फंडिंग हमें मिला था, बट उससे कुछ हुआ नहीं। हम तकरीबन 200 टिकट बेचते थे, 1-1.5 साल की जर्नी रही, हमारी कंपनी बंद हो गई क्योंकि हमने जो पहला स्पेस चालू किया था इवेंट और मूवी टिकटिंग के था, उसमें बुक माई शो बहुत डोमिनेंट था। 2 ही प्लेयर हुआ करते थे अपार्ट फ्रॉम बुक माई शो, एक क्या जूंगा और एक होती थी टिकट न्यू। जब मैंने बुकिंग अरीना शुरू किया तो हमारा एक ये मानना था कि ऐसे बिजनेस को जो कि बहुत ही बड़ा है, जो विश्व का शायद पहला बुकिंग इंजन होने वाला था, उसके लिए पैसे बहुत चाहिए थे। हमने हर इन्वेस्टर्स को जो भी हमारे कांटेक्ट में है हर किसी को अप्रोच किया। कई बार तो ये होता था कि हम उनके ऑफिस में जाते थे और मुझे वो दिन भर बैठा के रखते और मैं दिन भर बैठा भी रहता कि मैंने कहानियाँ सुनी थी कि शायद वो आपका एफर्ट देख के या परसिवरेंस देख के शायद आपको पैसे दे दे। पर पता चला कि वहाँ पे आपके पास एक डिग्री होना ज़रूरी है, आप सही राज्य से आएँ या आप एक वैसे सर्किट से आएँ जहाँ पे फंडिंग मिल रही है। वहीं बात की भारत की जो आधी से ज़्यादा जो तकरीबन 46% जो जनरेशन है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो एग्रीकल्चर से होता है, लेकिन फंडिंग सिर्फ 10% जाता है। वही कहानी है कि आधी से ज़्यादा जो भारत का स्टार्टअप है, जो अभी तक रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, वो आता तो है टियर 2, टियर 3 या गाँवों से, लेकिन फंडिंग वहाँ पे 10% ही पहुँच जाती है। हमारे साथ भी कुछ अलग नहीं होता 2012 में। जब भी हम अप्रोच करने गए इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर ने हमें ये बोल के भगा दिया कि आपके पास IIM की डिग्री नहीं है, या तो आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट स्केल करे, ना आपके पास एक्सपीरियंस है। और मैं इस बात का बुरा नहीं मानता क्योंकि ये तो मेरे पूरे लाइफ तक ये चलने वाली थी। यहाँ खैर ये बात ये ना पहली बार होने वाला था ना ये आखिरी बार होने वाला था। इसके बाद ये हुआ, जब वो कंपनी बंद हुई मैंने MBA किया। MBA करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं। पेटीएम की एक कंपनी थी, उसका नाम लिटिल लैब था, उसमें भी मैं रेस्टोरेंट टाई-अप्स देखता था मोस्टली। और पहली बार वहाँ से मुझे लगा कि फूड बिजनेस में कुछ कर सकते थे। और चूंकि हम बिहार से दिल्ली जब आए थे तो शहर ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी हमें बताने के लिए कि आप बिहार से हो, आप बिहारी हो। तो इस बात का अफसोस तो हमेशा रह ही जाता है ना कि आप जहाँ से आते हो उसके लिए अगर आपने गाली सुनी है तो कुछ ऐसा करो जिससे कि आप उसी चीज़ से अपनी गरिमा को वापस पा सको। तो हमारे में ये था कि हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे सिर्फ जो एक ब्रांड ना हो, जो कि एक पूरा का पूरा एक रीजन को रिप्रेजेंट करता हो और वहाँ की गरिमा को भी बचाता हो, क्योंकि बिहारी लोग गाली की तरह इस्तेमाल करने लग गए थे। तो अपने काम करने के सिलसिलों में मुझे पता चला कि कितनी बार लोग, जैसे हम बात करते थे उस तरह से आपको बिहारी तो बोलते ही थे, कितनी बार गंवार बोल देते थे लोग आपको। और जब आपको कोई गंवार बोलता है ना तो ऐसा लगता है कि यार, और सच में हम गंवार हैं, सच में हम देहाती हैं। तो मुझे थोड़ा अफ़सोस होता था कि जैसे बोला जाता था उसका टोन, लेकिन हम गाँव से हैं इस बात का शर्म नहीं है, हम बिहार से हैं इस बात का शर्म नहीं है। तो मुझे लगा कि वहीं से अगर गँवार ही कहते हैं तो गाँव ही बनाते हैं, ऐसा ब्रांड बनाते हैं कि बताते हैं कि हमारे अंदर कितना ज़िद है और हम क्या कर सकते हैं। और यही वो दिन था शायद जब हमने डिसाइड किया कि हम कोई ऐसा ब्रांड बनाएँगे जो कि हमारी अस्मिता के अलावा बिहार की अस्मिता को भी ऊपर लेके जाएगा। और फिर हमने बनाया गाँव, जिसको आजकल आप लोग हर जगह देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे चेहरे के माध्यम से उस गाँव को जी रहे हैं। गाँव जो था वो पहले जब हमने सोचा था करने का, तो सोचा था कि एक ठेले से स्टार्ट करेंगे, जनरली एक छोटा-सा एक हमने सोचा था कि बिज़नेस, बट जिस तरह का ये विज़न था ना, ठेला उसको जस्टिफाई नहीं करता था। हमने अलग-अलग जगह देखी और साकेत को हमने अपना पहला डेस्टिनेशन चुना, जहाँ से हमने गाँव को पहली बार चालू किया। तो हमने सोचा कि हम एक नहीं, हम 2-3 और आउटलेट खोल लेते हैं। तो हमने उसके बाद ईस्ट ऑफ कैलाश और लाजपत नगर खोला। जैसे ही हम दोनों आउटलेट खोल रहे थे ना, ये पहला वाला जो आउटलेट था वो सील हो गया। और मुझे आज भी याद है कि वो गवर्नमेंट की सीलिंग का नोटिस आया था और बारिश भी हो रही थी। हम लोग खड़े थे और चूँकि हमारे बाकी को-फाउंडर्स जो हमारे भाई हैं, आर्यन, दीपक, राजेश या शशांक, ये लोग कोई हमारे साथ थे नहीं। सीलिंग जब होती है तो आप कुछ निकाल नहीं पाते हो। तो हमने पहली बार अपने आँख के सामने जो भी पैसे लगे थे ना, उसको एकदम से जाते हुए देखा। यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट अ सिंगल आइटम आल्सो फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट।
खैर वो बंद हुआ, और चूंकि जब आपका मेन, जब ब्रेड रनर जो आउटलेट, आपका ब्रेड विनर जो आउटलेट बंद हो जाता है ना, आपको कितनी कठिनाई आनी चालू होती है, इसका अंदाजा पहली बार मुझे लगा। तकरीबन 2 आउटलेट हम बना रहे थे और एक ये बंद हुआ था। 60 लाख का कर्जा था और बहुत सारे वेंडर्स के, बहुत सारे लेनदार के पैसे थे, और इतनी मुश्किल आ गई थी कि लोग धमकी देने लगे। और जब धमकी देने लगे तो मुझे मार्केट से, यानी अपने गाँव से, जो कि बैंक नहीं है, वहाँ से तकरीबन 36 लाख, 36%, किसी से 60%, ऐसे-ऐसे रेट पे हमने पैसे लेके उनको दिए। तो हमने सोचा कि दोबारा से गाँव को चालू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारे कस्टमर्स चाहते हैं कि दोबारा चालू करें। तो हमने क्लाउड किचन में गाँव को शुरुआत की, और उस समय गाँव के साथ हमने चंपारण मीट कंपनी, एक जो हमारा सब ब्रांड है, उसके साथ हमने इसको किचन में एंटर करने का सोचा, और उस समय ही शार्क टैंक इंडिया में आ रहा था। तो जहाँ से हमने चलना शुरू किया था, वहाँ पे वहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। हमने इन्वेस्टर्स के ताने सुने थे कि ये कैसा खाना करने लगे हो, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, तुम ये बंद कर दो, तुम अच्छा खासा नौकरी ही करते रहो, वो बढ़िया रहेगा। और मैं नौकरी के साथ ही करता था। तो ऐसा लग रहा था कि हमें आवाज़ चाहिए जिससे ये बात पता चले कि हम लोग किस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से लेवल कर दिया था स्टार्टअप को कि आप सिर्फ टेक बिजनेस कर रहे हो तो ही स्टार्टअप है, अगर आप एआई बिजनेस बना रहे हो तो ही स्टार्टअप है, अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस करोगे, अगर आप टेक्सटाइल करोगे, आप मसाले का व्यापार करोगे, या कोई भी एग्रीकल्चर का काम करोगे, स्टार्टअप नहीं है। ऐसा पेपर, मीडिया और सबके माध्यम से ऐसा ही परसेप्शन था। तो मुझे लगा कि हमें तो आवाज़ चाहिए, क्योंकि गाँव शुरू ज़रूर हमारे लिए हुआ था, लेकिन ये ओवरऑल, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि वो लड़का जो ट्रेन में बैठा था, वो खुद के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए बैठा था। तो मुझे लगा कि हमें आवाज़ चाहिए जहाँ से हम ये बता सकें कि अगर बिहार से उठ के आया हुआ बंदा अगर आज अपने खाने को लेके एक व्यवसाय बना सकता है, तो क्यों ना कोई भी व्यवसाय जो गाँव में या टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में पनपता है, वो भी व्यवसाय या एक एक स्टार्टअप की तरह सोचा जा सकता है। क्यों नहीं स्टीरियोटाइप को तोड़ा जाए जिसमें ये कहते हैं लोग कि सिर्फ टेक बिजनेस ही स्टार्टअप है। तो हमने कोशिश करना चालू किया। एक तरफ तो हम रेस्टोरेंट बढ़ाते गए, साथ में शार्क टैंक के लिए ट्राई करना। सीजन 2 आया, सीजन 2 के लास्ट राउंड तक पहुंचे, टीवी राउंड तक। अनफॉर्चुनेटली हमारा हो नहीं पाया। शार्क टैंक के लास्ट राउंड में हमेशा पहुंचते रहे हैं हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे इन्वेस्टर्स के मन में डाउट था, शायद शार्क टैंक की टीम के माइंड में भी यही डाउट था कि क्या ये बिहारी खाना स्केल किया जा सकता है क्या? क्या ये ब्रांड ऐसा है जिसके लिए कंसेंसस बिल्ड किया जा सकता है कि इनको एक ऐसा मंच दिया जाए जहां से आके वो अपनी बात रख सके। सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 तक हम 3 बार तकरीबन हम कोशिश कर चुके थे, और मुझे लगा कि और चौथी बार भी जब हम इस सीजन 4 में हम आए हैं, तो मुझे लगा कि चौथी बार भी हम जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करना है, क्योंकि चूंकि बिहार से हैं और जिद हमारे खून में है, मेहनत करना हमारे खून में है, प्रयास करना हमारे खून में, तैयारी बहुत अच्छा करते हैं हम लोग। तो तैयारी इस बार भी की है। पहली बार जब रिजेक्ट हुए थे तो हम 2 करोड़ की रेवेन्यू पे थे, दूसरी बार रिजेक्ट हुए तो 4 करोड़ की रेवेन्यू पे थे, तीसरी बार जब हम प्रयास कर रहे थे 6 करोड़ के रेवेन्यू पे थे। और हमारा यही मानना था कि शायद अगर इस बार भी नहीं लेते ना, तो हम 10 करोड़ की या 20 करोड़ की रेवेन्यू पे जाते, लेकिन जाते ज़रूर, क्योंकि एक बार जाना हमारा ज़रूरी था, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे के पूरे राज्य के लिए या ऐसे राज्य के लिए खड़े हो रहे थे जहाँ पे आज भी एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ी बात है। जब मैं पहली बार जब चौथे सीजन में कॉल आया तो भी भरोसा नहीं हुआ। एक दिन में 2 कॉल आए थे, एक शार्क टैंक इंडिया का भी आया था और एक और शो है जो कि जियो पे आजकल स्ट्रीम हो रहा है, जियो हॉटस्टार पे, उसका नाम है कल के करोड़पति। दोनों एक दिन नवरात्रि का दिन था, उस दिन कॉल आया था। हम गए शूट के लिए, एक का शूट मुंबई में और एक का अहमदाबाद में होने लगा था। किसी को बताया नहीं है कल के करोड़पति के साथ हुआ क्या हमारे साथ। हम शार्क टैंक इंडिया में पहुंचे और वहां पे जैसे ही सेट पे पहुंचे पूरा माहौल बदल गया। आप कॉन्फिडेंट रहते हैं बिजनेस को लेके, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिलता है कि आप पूरे हिंदुस्तान से बात कर सकते हैं, आप उन्हीं लोगों से बात कर सकते हैं जिसको ये ब्रांड जो है, जिसका वो सिंबल है। पहले 2-3 मिनट तो मैं बहुत घबराया, मैं बोल भी रहा हूँ, आपको टीवी पे कॉन्फिडेंट दिख सकता हूँ, बट एक्चुअली में वैसा बात था नहीं, मैं अंदर से बहुत घबराया हुआ था। लेकिन ऐसा लगा कि मैं सबके लिए खड़ा हूँ, तो धीरे-धीरे कॉन्फिडेंट वापस आता गया, क्योंकि वो दिन रात मैंने जिया है गाँव को बनाते वक़्त, तो आराम से वो चलता ही गया। जब हम शार्क टैंक की सेट पे थे और हमारा खाना दिखाया जा रहा था वहाँ पे, बस खाली दिखाया जा रहा था। बहुत मेहनत की थी शार्क टैंक की टीम ने भी जब वहाँ पे कि इसको कैसे दिखाया जाए। हमारे पास ऑप्शन था कि हम एक सूट पहन लेते, एक नॉर्मल शर्ट पैंट पहन लेते, बट हमने पहना कुर्ता था,
क्योंकि मुझे लगता था कि जो हमारे बिहार को, जो हमारे जगह को सही से दर्शा सकता था, वो हमने पहना था। और जब वो पहली बार शायद वो आपको दिखाएँगे नहीं, वो एकदम बहुत इमोशनल पल था जब हम वो खाना लब उनको लेके गए और मैं देख रहा था उसमें से इन्वेस्टर्स को खाते हुए और एन्जॉय करते हुए। ऐसा लग रहा था कि पहली बार रिकॉग्निशन मिला है, क्योंकि आज तक मैं तो सिर्फ़ गालियाँ ही सुनते रहा हूँ कि उस खाने को लेके। ऐसे ही इन्वेस्टर जो हमारे सामने बैठे थे आज शार्क टैंक के जज बन के, ऐसे ही इन्वेस्टर्स ने उस खाने को एकदम से वो बोल दिया था कि ये तो 1 करोड़ तक भी नहीं पहुँचेगा ये बिज़नेस। और 6 करोड़ का बिज़नेस लेके मैं नेशनल टीवी पे खड़ा था। सब खा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो पूरा बिहार जी रहे हैं, वो पूरा राजस्थान जी रहे हैं, वो पूरा उत्तर प्रदेश जी रहे हैं। क्योंकि बिहारी, अवधी और राजस्थानी क्यूज़ीन लॉन्च करने वाले वी वर अमॉन्ग द फर्स्ट फ्यू जिसने 2017 में इस गाँव ब्रांड के साथ इस क्यूज़ीन को भी लॉन्च किया था, जब ज़ोमैटो, स्विगी पे शायद ये कीवर्ड एक्जिस्ट भी नहीं करता था। बहुत ही एक बहुत वर्ड नहीं है डिस्क्राइब करने वाला कि कैसा लम्हा था वो हमारे लिए। तो शार्क टैंक से जब हमें ऑफर मिला, वो तकरीबन 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे लिया था, लेकिन हमारी कंपनी का वैल्यूएशन एक्चुअली में 50 करोड़ था। लेकिन हम चाहते थे कि हमारे साथ ये शार्क्स जुड़े और हमारे बिजनेस को ऐड करे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने ये ब्रांड बनाया है, सिर्फ मेरी वजह से ये ब्रांड ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी और मेहनत और लोगों की मेहनत लगी है। बहुत सारे किचन के स्टाफ हैं, हमारे को-फाउंडर्स हैं जिनका ज़िक्र बहुत ज़रूरी है, जो बैकग्राउंड में रहते हैं और हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। इ जैसे कि राजेश हो गए, आर्यन हो गए, दीपक हो गए, शशांक हो गए, एक मेरा दोस्त है यशु भी। तो हमारा मानना था कि ये लोग हमारे साथ आएँगे तो वाक़ई में वैल्यू हमारे लिए क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए हमने वहाँ पे अपने आप को अंडर वैल्यू किया और 10 करोड़ की 80 लाख का निवेश हमें मिला था और 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे हमने उठाया था वो फंडिंग। और ऐसा लगा कि सारी मेहनत पहली बार सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि जब आप टीवी पे वैलिडेट होते हो, आपको फंडिंग मिल जाती है, तो मैं अकेले नहीं जीत रहा था। मेरे साथ बहुत सारे युवा जो ऐसे ट्रेडिशनल बिज़नेस को लेके अपना स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं, वो सब मेरे साथ ऐसा लग रहा था कि जीत रहे हैं और हुआ भी वैसे ही। जब वो शो टीवी पे आया, इट वाज़ अमॉन्ग द फर्स्ट फ्यू एपिसोड जो बहुत ही वायरल गया। सोशल मीडिया पे सब लोगों ने बहुत रिलेट किया। मुझे लगता है जब मेरे जैसा एक आम परवरिश से आया हुआ बच्चा ये कर सकता है, तो बिहार में टैलेंट की कमी कहाँ है? हमारे पास सबसे बड़ी युवा की आबादी है, तकरीबन 15 करोड़ की जनसंख्या है हमारी और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज मैं ध्यान से रुक के सोचता हूँ, तो मैं सब तरफ दिखता हूँ कि हमारे हम एक्टर भी बन रहे हैं, हम जर्नलिस्ट भी हैं, हम सबसे अच्छे डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, सबसे अच्छा गवर्नमेंट जॉब में भी आईएएस, आईपीएस सब कुछ बना रहे हैं। घर भी हम ही तोड़ते हैं, घर जोड़ते भी हम ही हैं, हर तरह का काम हम करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं? मैं बताता हूँ क्यों नहीं करते हैं। और हमको लगता है कि बिहार ने सबको कॉन्कर कर लिया है, हर स्पेस को, हर जगह को हमने जीत लिया है। एक ऐसी स्पेस है जो पूरा बिहार का लैंडस्केप चेंज कर सकता है। अभी तक हम लोग बिहार में सिर्फ जॉब पाने की सोचते हैं। जॉब आपके लिए सुरक्षा हो सकता है, लेकिन व्यवसाय या एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए सम्मान की बात है। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ, कसम से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे कि आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग हर जगह पे वाकई अव्वल रहे हैं, मेहनत तो करते ही हैं। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि जब हम स्टार्टअप को या एंटरप्रेन्योरशिप को देखें तो सिर्फ ऐप को सोचें या सिर्फ एआई को सोचें। अगर गांव में डेयरी ज़्यादा है तो हम दूध का स्टार्टअप बना सकते हैं। अगर आपके पास एग्रीकल्चर में सही रेट नहीं मिल रहा है तो हमारे पास एक सप्लाई चेन जैसा स्टार्टअप बनाने का है। अगर आपका खाना बढ़िया है तो आप एक फूड का स्टार्टअप बना सकते हैं। अगर आपके पास लोग ज़्यादा हैं तो आप युवाओं के लिए एक जॉब का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो स्टार्टअप तो हर जगह है, अवसर तो हर जगह है, बस हमें और आपके जैसे लोगों को देखने की ज़रूरत है। सवाल ज़रूर पूछें आप सरकार से, बिल्कुल सरकार का काम है काम करना, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं हैं जो अब पहले से ज़्यादा हैं और आपके पास इतनी सुविधा है और हम लोग किसी से पीछे कब हटे हैं, प्रयास करने से तो बिल्कुल ही नहीं हटे हैं।